आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में ब्रिटिश भारत में जब भारत गुलाम था उस समय जो किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन की नींव की बात की जाए तो भारत में जो किसान आंदोलन उतने ही पुराने हैं जितने कि भारत में ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन। जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे वो मुख्य रूप से आर्थिक शोषण के विरुद्ध हुए थे और इसमें जो स्थानीय जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों की ही बराबर की भूमिका थी। अगर सबसे पहले इसमें देखा जाए तो जो कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी उसने व्यापारिक लाभ कमाए, उसके बाद उसकी निगाह पहुंची जो भारत के किसान थे उनकी ज़मीन पर, अर्थात उनकी ज़मीन पर जो लगान वसूलने या भू राजस्व के वसूलने पर उनकी निगाह पहुंची या उस पर ध्यान दिया। क्योंकि भारत की जो जनता थी उस समय 3/4 से अधिक जो जनता थी वो कृषि कार्य पर निर्भर थी और संभवतः जो भू राजस्व या लगान था वो मुख्य जरिया था आय के स्रोत का ब्रिटिश कंपनी के लिए। तो ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को भारत में अपना विस्तार करना था, अपनी सैन्य ज़रूरतें पूरी करनी थी, साथ ही साथ भारत में अपने हित के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना था। इसके लिए कंपनी ने ऐसी भू राजस्व नीतियाँ लागू की भारत के सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय भौगोलिक आधारों पर अलग अलग भू राजस्व नीतियाँ लागू की जिससे उन्हें अधिक से अधिक लगान या भू राजस्व मिलता रहे। जैसे जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को ब्रिटिश कंपनी ने अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया और काफ़ी अधिक मात्रा में भू राजस्व हासिल किया। और इन व्यवस्थाओं के द्वारा कंपनी ने जमींदार और महाजन जैसे बिचौलिए पैदा कर दिए जो कंपनी को एक वैध आधार भी प्रदान कर सकें, साथ ही साथ जो भू राजस्व में लूट का हिस्सा है वो निर्धारित हिस्सा कंपनी को देते रहे। इस संदर्भ में सबसे पहले इन्होंने ये किया कि जो लगान था तो लगान को बहुत ही बेरहमी से वसूला और इसमें कोई छूट नहीं दी गई और लगान में उत्तरोत्तर वृद्धि भी कर दी गई। और किसी समय जैसे अकाल पड़े या प्राकृतिक आपदाएं आईं जिसके कारण फसलें नष्ट हुई या खाद्यान्न उत्पादन गिरा तो फिर भी लगान या भू राजस्व में छूट नहीं दी गई, जिसके कारण किसानों में सामाजिक और आर्थिक असंतोष फैला, कंपनी के खिलाफ भी और जो बिचौलिए जमींदार महाजन उनके खिलाफ भी। लेकिन उनका जो किसानों का प्रत्यक्ष संबंध था वो मुख्य रूप से जमींदार और बिचौलियों या महाजनों से था। इसलिए जो किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया एकदम कंपनी के खिलाफ ना होकर केवल सीधे जो जमींदार थे उनके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया। और इसमें जो जमींदार थे वो एक प्रकार से परजीवी थे उस भू राजस्व पे और एक हिस्सा, निश्चित हिस्सा कंपनी को दे दिया करते थे। लेकिन कंपनी ने इस दरमियान कुछ ऐसी व्यापारिक फसलें या वाणिज्यिक फसलें पैदा करने के लिए किसानों को बाध्य किया, जैसे नील की खेती और कपास की खेती। इन फसलों द्वारा उत्पादित कच्चे माल का मूल्य यूरोप के बाज़ारों में अच्छा मिलता था और किसानों को इसके एवज में कोई ज़्यादा दाम नहीं दिए जाते थे और कंपनी या जो बिचौलिए थे उससे बहुत ज़्यादा लाभ कमाते थे। इसी संदर्भ में जैसे इन व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलों को पैदा करने के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो गया, जिससे भुखमरी फैली और गरीबी फैली, दरिद्रता फैली, जिसके कारण जो किसान या भूमिहीन किसान थे या सीमांत किसान थे वो महाजनों या जमींदारों या बिचौलियों या सूदखोरों पर काफ़ी अधिक ब्याज पर ऋण देने के लिए मजबूर हो गए और उनकी भूमि गिरवी रख दी गई या उन्होंने रख दी और वो भूमि से बेदखल हो गए। तो ऐसे कारक थे जिन्होंने किसान आंदोलन की भूमिका तैयार की। अगर इसमें देखा जाए तो इसके 3 जो स्टेप हैं या चरण हैं वो मिलते हैं। सबसे पहले है 1857 के पूर्व के किसान आंदोलन। इसका प्रमुख कारण आर्थिक शोषण था और इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो गई थी। और ये
जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी औपनिवेशिक जाल में फंस गई थी, अर्थात ब्रिटिश कंपनी के दुष्चक्र में फंस गई थी। और इसमें जो लगान की दर काफ़ी उच्च कर दी गई थी इस चरण के दौरान, और किसान, बहुतेरे किसान जमीन से बेदखल हो गए थे। और इसी दरमियान कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ और किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया, और नील की खेती पैदा ना करने पर उन पर अत्याचार किए गए, और उनकी जो कच्चा माल होता था उसकी बदले उन्हें बहुत कम दाम दिया जाता था। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि 1857 दौरान विद्रोह भी हो गया, और ये विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से जो स्थानीय जमींदार थे और नवाब थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और इसमें किसानों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो जमींदार और जो नवाब थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व इसलिए किया क्योंकि वो भी एक प्रकार से भूमिहीन हो गए थे, और उन्होंने किसानों को अपने साथ लेकर जो किसान आंदोलन या उसे विद्रोह कहिए उसमें मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद बात आती है दूसरे चरण की। ये 1857 से लेके 1900 के मध्य चला। इस चरण में जो किसान आंदोलन था, अब ये प्रत्यक्ष रूप से जो बागान मालिक थे, जो नील बागान मालिक थे, और इसके अलावा जमींदार और सूदखोर थे, उनके विरुद्ध उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से खुलकर संघर्ष प्रारंभ कर दिया। और साथ ही साथ किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो गए थे, और किसानों ने आंदोलन मुख्य रूप से भूमि कर में वृद्धि और बेदखली, और साथ ही साथ जो उन्हें सीमांत किसान बना दिया गया था या भूमिहीन किसान बना दिया गया था, इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। और इसका उद्देश्य ये था कि सामंतों की बेड़ियां हैं उनको तोड़ दिया जाए। और ये विद्रोह जो 1857 से लेकर 1900 के बीच हुए थे, ये विद्रोह मुख्य रूप से स्थानीय विद्रोह थे और इस सीमित क्षेत्रों में फैले थे, इनका कोई व्यापक दायरा नहीं था। और साथ ही साथ ये सीमित होने के कारण ये अखिल भारतीय स्वरूप नहीं ले सके। इन विद्रोह में निरंतरता का अभाव था, अर्थात इनका लक्ष्य पूरा होने पर ये विद्रोह स्वतः समाप्त हो जाते थे। इसके बाद इसमें जो मुख्य रूप से अगर विद्रोह की बात की जाए तो इसमें जो विद्रोह का वितरण है, जैसे नील विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ था। इसमें जो गोरे बागान मालिक थे या अंग्रेज बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई। लेकिन यूरोप में जो रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया तो इसके करार तोड़ने के बदले किसानों को एक निश्चित बड़ी धनराशि की क्षतिपूर्ति की बात इस करार में थी, जो गोरे बागान मालिकों ने देने से मना कर दिया। तो इसके विरोध में बंगाल में नील आंदोलन हुआ किसानों का, और इस नील आंदोलन का जिक्र नील दर्पण नामक एक उपन्यास में किया गया है। इसके बाद पावना किसान आंदोलन हुआ, ये बंगाल में हुआ। इसमें भूमि से बेदखल कर दिया गया था किसानों को, जो ऋण के जाल में फंस गए थे। इसके विरोध में इन्होंने आंदोलन किया जमींदारों और साहूकारों और सूदखोरों के विरोध में। इसके बाद दक्कन विद्रोह हुआ महाराष्ट्र में, और पंजाब और असम में किसानों का विद्रोह हुआ। इसके बाद जो 1857 से लेकर 1900 के बीच के जो किसान आंदोलन थे, उनकी चरण की मुख्य भूमिका ये थी कि इसमें जो आंदोलन थे ये उपनिवेशवाद के खिलाफ नहीं थे, अर्थात इन्होंने ब्रिटिश सरकार को सीधे चुनौती नहीं दी थी, और इन्होंने जो आंदोलन या विरोध किया था वो केवल स्थानीय जमींदार या सूदखोरों या महाजनों के खिलाफ ही किया था। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसका किसानों के प्रति जो रवैया था वो सिंपैथी भरा था या सहानुभूतिपूर्ण था, और ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की ऐसे आंदोलनों में मदद भी की थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चुनौती नहीं दी थी। और साथ ही साथ इसमें जो किसान थे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे, और उन्होंने सांप्रदायिकता से हटकर धर्म और जाति से ऊपर संगठित होकर आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई थी किसानों ने। इसके बाद जो 20वीं शताब्दी किसान आंदोलन की बात की जाए तो इसमें जो आंदोलन हुए थे वो मुख्य रूप से इस आंदोलन का कारण था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस विश्व युद्ध के दौरान किसानों से खाद्यान्न कम मूल्य पर खरीदकर महाजनों, साहूकारों और कालाबाजारियों ने, अर्थात जो व्यापारियों ने उस खाद्यान्न की कालाबाजारी की अपने गोदाम भर लिया और उसे उच्च दाम पर बेचा।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार को धन की भी आवश्यकता थी उस समय, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, साथ ही साथ खाद्यान्न की भी आवश्यकता थी। बात क्या हुआ कि इसमें कुछ आंदोलन हुए थे कि जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये बिहार में हुआ था 1917 में। इसे महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था और ये प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था भारतीय इतिहास में। और इसके बाद बिहार में एक आंदोलन हुआ नील बागान मालिकों के खिलाफ। ये तिनकठिया पद्धति के विरोध में हुआ था। तिनकठिया पद्धति का अर्थ है कि किसानों के पास जितना रकबा है उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। लेकिन यूरोप में रासायनिक रंगों की खोज हो चुकी थी, इसलिए किसानों ने ये करार तोड़ दिया। लेकिन इसके बदले में जो नील बागान मालिक थे वो इसके बदले में कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसके विरोध में यह नील आंदोलन हुआ। इसके बाद ऐसा हुआ कि नील आंदोलन हुआ था, इसका जो नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी नेतृत्व में एक कमेटी बिठाई गई ब्रिटिश सरकार ने, और ब्रिटिश सरकार ने जो नील की खेती थी इसके संबंध में जो करार था उसे अवैध घोषित कर दिया गया, और इसके साथ ही साथ किसानों को कुछ हद तक क्षतिपूर्ति भी दी गई। इसके बाद बात आती है खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ था, सूरत जिले में, और इसमें लगान की दर काफ़ी बढ़ा दी गई थी और इसके विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को किसानों ने इस सत्याग्रह के दौरान जो लगान की बढ़ी हुई दर थी उसे वापस लेने की बात कही गई थी, और बाद में ये लगान की बढ़ी हुई दर वापस हो भी गई थी। इसके बाद बात आती है मालाबार की विद्रोह की। मालाबार का विद्रोह मोपला विद्रोह भी कहलाया जाता है, और इसे 1921 में ये विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह एक मुस्लिम नेता अली मुसलियार उसके नेतृत्व में हुआ था। ये केरल में हुआ था। केरल में जो मालाबार तट है वहाँ पर कन्वर्टेड मुसलमान जो निचली जाति के थे वो रहते थे, और वहाँ जो जमींदार थे वो उच्च जाति के हिंदू थे। इसलिए इस विद्रोह ने एक सांप्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया और इसमें काफ़ी पैमाने पर हजारों की संख्या में धर्म परिवर्तन हुए। कई हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी निर्दयता और बेरहमी से इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद जो मोपला लोग थे, मोपला जाति के लोग थे, उन्होंने कभी भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया या उससे दूर रहे। वैसे भी वो केवल इस विद्रोह तक ही सीमित रहे। इसके बाद आता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये सूरत गुजरात में हुआ था। एक गांधीवादी आंदोलन था और सत्याग्रह आंदोलन भी इसे कहा जाता है। इसमें कुनबी पाटीदार जमींदार और निचली जाति के जो निम्न वर्ग के किसान थे इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इसमें जो नकदी फसल थी कपास उसका मूल्य गिर गया था, लेकिन लगान में वृद्धि कर दी गई थी, और जो लगान में वृद्धि कर दी गई थी वह 30% की वृद्धि कर दी गई थी। तो इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था, और उस आंदोलन के फलस्वरूप जो भू राजस्व या लगान की जो दर है उसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। इस आंदोलन को एक सफल आंदोलन कहा गया, और इस आंदोलन की विशेषता ये थी कि ये आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन से बदलकर यह व्यापक रूप से बदलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का इसने रूप ले लिया था। और इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये तो हुआ ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन की रूपरेखा।